के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। संत कबीर की 625वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीएचयू में 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। डाफी टोल प्लाजा के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी व बच्चे बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश में मुख्तारनामा में हुए बदलाव को लेकर मीडिया से रूबरू हुए स्टाम्प मंत्री। कहा, इस बदलाव से होगा राज्य के राजस्व में वृद्धि। और संघ परिश्रम प्राप्त कर रहे स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासन के साथ निकाला पथ संचलन। और अब समाचार विस्तार से। संपत्तियों से संबंधित मुख्तारनामे की मौजूदा व्यवस्था को लेकर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत किया। प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाल के दिनों में एक गलत व्यवस्था संज्ञान में आई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए जनपदों में अन्य राज्यों से जुड़े संपत्तियों के मुख्तारनामे की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। इनमें कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति के अंतरण के विषय में उचित बैनामा लिखवाने के बजाय मुख्तारनामा के रूप में तथाकथित मुख्तार को एक संपत्ति स्वामी के समस्त अधिकार प्रदान किए जा रहे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मुख्तारनामा विलेख के निष्पादन हेतु स्टाम्प शुल्क की दर मात्र ₹50 थी, जबकि बैनामा करने पर प्रभार स्टाम्प शुल्क के न्यूनतम प्रश्नगत संपत्ति के बाजार मूल्य हैं। इस प्रकार से किए जा रहे संव्यवहार से राज्य के राजस्व का हनन हो रहा था और जनमानस को सही तथ्य न बताकर गुमराह भी किया जा रहा था, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों में वृद्धि होने के साथ भ्रष्ट आचरण को भी बढ़ावा मिल रहा था। वर्तमान प्रस्तावित संशोधन, जिसे राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, इसके द्वारा किसी ऐसी मुख्तारनामे जिसमें अचल संपत्ति के अंतरण का अधिकार भी मुख्तार को दिया जा रहा हो, में प्रभार स्टाम्प शुल्क प्रश्नगत संपत्ति के अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के समतुल्य अर्थात बाजार मूल्य सर्किट रेट कर दिया गया है। इस कारण विधिक रूप से निष्पादित बैनामा अभिलेख एवं भ्रष्ट एवं छद्म रूप से उसी प्रयोजन के लिए निष्पादित किए जाने वाले छद्म मुख्तारनामा अभिलेख दोनों का ही प्रभार स्टाम्प शुल्क बराबर हो जाता है। अतः इस भ्रष्ट आचरण को प्रेरित करने वाला कारक समाप्त हो जाता है। परंतु परिवार के संबंधियों के मध्य मुख्तारनामा निष्पादित किए जाने की दशा में स्टाम्प शुल्क को अधिकतम ₹5000 मात्र रखा गया है एवं ऐसे सद्भावी संव्यवहार जिनमें कोई पक्षकार किसी भी कारणवश रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो, इस संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति सद्भावी रूप से बिना उपस्थित हुए अपनी संपत्ति का विक्रय विलेख निबंधित करवाना चाहता हो, तो उसे मात्र निबंधन हेतु किसी अन्य व्यक्ति को मुख्तार नियुक्त करना होगा, जिसका प्रभार स्टाम्प शुल्क मात्र ₹10 ही है। वैध प्रमाणीकृत मुख्तारनामों द्वारा व्यक्ति स्वयं विलेख निष्पादित करके मुख्तार द्वारा उप निबंधक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। हमारा बटानी में सिंगल आदमी के हटाने पर ₹10 पहले था, ₹10 आज भी है। कुछ में ₹20 पहले था, ₹20 आज भी है। कुछ में ₹50 था, जिसमें कि लोग सेल करने का अधिकार यानी बिक्री करने का अधिकार देते थे। हम केवल वहाँ बदलाव करने गए हैं। अगर बिक्री करने का अधिकार परिवार के बीच में देंगे तो ₹5000 होगा, परिवार के बाहर देंगे, ब्लड के रिश्ते के बाहर देंगे, तब सर्किल रेट की तरह लगेगा, क्योंकि इससे इसका लोग मिसयूज़ करते थे और मिसयूज़ करके उत्तर प्रदेश का राजस्व का क्षति हो रहा था। उस क्षति को रोका गया है। राजघाट से नाव संचालन को लेकर शुक्रवार की सुबह मांझी समाज के दूसरे गुट के दर्जनों लोगों ने डीसीपी काशी जोन को पत्रक सौंपा। राजघाट से नाव संचालित करने वाले मांझी समाज के बीच रार छिड़ गई है। शुक्रवार सुबह मांझी समाज के दूसरे गुट के दर्जनों लोग अजय साहनी के साथ डीसीपी काशी जोन के कार्यालय पहुंचे और अपने प्रतिद्वंदी गुट पर मारपीट करने और नौका संचालन बाधित करने का आरोप लगाया। इसके पूर्व गुरुवार को प्रमोद मांझी गुट के लोग भी डीसीपी काशी जोन को इस संदर्भ में पत्रक सौंपकर दबंगई का आरोप लगा चुके हैं। शुक्रवार को डीसीपी कार्यालय पर अपनी शिकायत दर्ज कराने वाले गुट का कहना था कि नया महादेव राजघाट व भैंसासुर के 50 से 60 घरों के मल्लाह जाति के लोगों को दबंगों द्वारा नाव चलाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं, जबकि हम सभी कई पीढ़ियों से यहाँ पर निवास करते चले आ रहे हैं। हम लोगों के साथ आए दिन कुछ दबंग मल्लाहों व माफियाओं को बुलाकर मारा पीटा जाता है, जबकि इन लोगों का कोई लिखित घाट नहीं है और कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। न्याय की गुहार लगाने वालों में मुकेश कुमार निषाद, मिथिलेश रानी, लेखलाल, विवाद,
राधे साहनी, हनुमान प्रसाद साहनी, मनोज साहनी आदि शामिल थे। राजघाट के मल्ला समाज के लोग हम लोग आए हैं। 50-60 घर के मल्ला समाज के निवासी हैं। क्या उनको हक नहीं है नाव चलाने का? हम लोग अपनी मांग को लेकर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का चलेगा नहीं। लोहिया जी ने कहा था कि हम लोग मारेंगे भी नहीं तो हम लोग मानेंगे भी नहीं। जब तक हम लोग अधिकार नहीं मिल जाएगा हम लोग नहीं मानने वाले। गोवा में आयोजित होने वाले 11वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के 38 संगठनों से 96 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोवा में आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में यूपी के 38 संगठनों से 96 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोवा में गत 11 वर्षों से हो रहे अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को लेकर हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंह बाल ने शुक्रवार को पराकर भवन में प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत के पुनः टुकड़े नहीं होने देना है तो भारत को आदर्श राम राज्य अर्थात हिंदू राष्ट्र बनाने के अतिरिक्त विकल्प नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति देने के लिए 16 से 22 जून 2023 तक श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में एकादश अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन अर्थात वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव आयोजित किया गया है। पत्रकार वार्ता में व्यापार मंडल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा तथा इंडिया विद विजडम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी भी उपस्थित थे। अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि इस अधिवेशन में अनेक हिंदुत्वनिष्ठ उद्योगपति भी सम्मिलित होने वाले हैं। उद्योगपतियों का प्रभावी संगठन निर्माण करने के लिए वहां विचार विनिमय करके एक योजना बनाई जाएगी जिससे हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति मिलेगी तथा हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों को बल मिलेगा। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इस बार के अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र संसद इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। विविध विषयों पर विशेषज्ञों के परिसंवाद, विशेष कार्य करने वाले मान्यवरों की भेंट वार्ता भी इस बार के अधिवेशन का विशेष आकर्षण होगा। ज्ञानवापी, लव जिहाद, हलाल सर्टिफिकेशन, लैंड जिहाद, काशी मथुरा मुक्ति, धर्मांतरण, गो हत्या, गढ़ किलों पर इस्लामी अतिक्रमण, मंदिर संस्कृति की रक्षा, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वसन, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार जैसे विविध विषयों के साथ ही हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए आवश्यक विषय पर इस महोत्सव में विचार मंथन होगा। हिंदू जनजागृति समिति के राजन केशरी ने कहा कि इस अधिवेशन में भारत के 28 राज्यों के 350 से भी अधिक हिंदू संगठनों के 1500 से भी अधिक प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया गया है। साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बेल्जियम, बांग्लादेश तथा नेपाल के हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें निमंत्रित किया गया है। 16 जून से 22 जून इस कालावधि में गोवा में रामनाथ देवस्थान के सभागृह में एक भव्य वैश्विक हिंदू राष्ट्र समारोह मनाया जा रहा है। ये 11वां यानी एकादश हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के रूप में भी ये आयोजित हुआ है और इस अधिवेशन में भारत के 28 राज्यों से 350 संगठनों के लगभग 1500 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ देश विदेश के भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फिजी, इन तमाम देशों के अलग अलग देशों के हिंदुत्ववादी संगठनों को भी इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। इस अधिवेशन में हिंदू धर्म पर जो अलग अलग प्रकार के संकट हैं, राष्ट्र धर्म पर होने वाले अलग अलग आघात हैं, जैसे लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, गौ हत्या है, मंदिर संस्कृति रक्षा का जो कार्य है, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वसन का कार्य है, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ पर चिंतन किया जाएगा, विचार मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर कृति योजना भी बनाई जाएगी। मालवी मूल अनुशीलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना सभागार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन तथा कुल गीत के साथ हुआ। यह कार्यक्रम कबीर जी के 625वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय संत कविता में मानव धर्म कबीर से किनाराम तक रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कबीर और रैदास के साथ महत्वपूर्ण और विख्यात संतों पलदास, शिवनारायण, गरीबदास, दया भाई, सहजो भाई, मलुक दास से लेकर किनाराम पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। 3 दिनों का आयोजन है। संत कविता में मानव धर्म
कबीर से कीना राम तक। ये जो संतों की कविता है उसके बारे में और बनारस की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कबीर हुए, रैदास हुए, कीनाराम हुए, बहुत सारे संतों की धारा बनारस में मौजूद है। और हम देखें तो 11वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक संतों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है इस पूरे इलाके में। तो वो एक ऐसे धर्म की बात करते हैं जो धर्म मनुष्य को प्रतिष्ठा देता है, मनुष्य को गरिमा देता है, मनुष्य के श्रम को प्रतिष्ठा देता है, मनुष्य की रचनात्मकता को प्रतिष्ठा देता है। ऐसी कविता इन संतों ने लिखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत द्वारा संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष सामान्य के प्रशिक्षण शिविर का बाबतपुर से पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत द्वारा आयोजित संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष सामान्य के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे 308 स्वयंसेवकों द्वारा गुरुवार को एसएस पब्लिक स्कूल बाबतपुर से पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पथ संचलन प्रशिक्षण स्थल से निकलकर बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग से होता हुआ पुनः एसएस पब्लिक स्कूल आकर पूरा हुआ। संचालन में स्वयंसेवकों के दल के साथ घोष दल भी पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहा। घोष दल द्वारा यात्रा मार्ग में संघ द्वारा तैयार विभिन्न वाद्य रचनाएं बजाई जा रही थी, जिन पर स्वयंसेवक एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन 26 मई को हुआ था एवं समापन 15 जून को होगा। संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष संघ शिक्षा वर्ग आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वयंसेवकों को राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जीवन जीने का कौशल, व्यक्ति निर्माण आदि का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। पथ संचलन का नेतृत्व मुख्य शिक्षक प्रवेश एवं सह मुख्य शिक्षक प्रदत्त ने किया। घोष दल का नेतृत्व प्रांत घोष प्रमुख राम मिलन कर रहे थे, जबकि वर्ग अधिकारी पुनीत लाल ने संचालन का निरीक्षण किया। संचलन के आगे आगे सुसज्जित वाहन पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, माधवराव जी, गुरु जी एवं भारत माता के चित्र लगे थे। पथ संचलन में वर्ग कार्यवाहक सच्चिदानंद, वर्ग पालक रामचंद्र, शारीरिक प्रमुख प्रत्युष सहित बड़ी संख्या में संघ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डाफी टोल प्लाजा के समीप बाइक से जा रहे 42 वर्षीय फैजान की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा से आधा किलोमीटर दूर पत्नी और बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहे 42 वर्षीय मोहम्मद फैजान की ट्रक की चपेट में आने से शुक्रवार को मौत हो गई, जबकि हादसे में उनकी पत्नी आयशा व बेटी खुशबू को खरोंच तक नहीं आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर पति की लाश देख पत्नी आयशा व बेटी की हालत बदहवासों जैसी हो गई। फैजान बुनकर था। दुर्घटना की सूचना पर मृतक के भाई मोहम्मद हनीफ परिजनों के साथ पहुंचे। फैजान के 3 बेटे व 1 बेटी है। जनसा थाना क्षेत्र के सरौनी गांव का रहने वाला हाजी अलाउद्दीन के 3 बेटों में मोहम्मद फैजान सबसे बड़ा था। उनके साथ ससुराल से आ रहे थे, टोल प्लाजा पे मतलब एक्सीडेंट हो गया। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 4।
मौके पे तो हम वहाँ नहीं थे। क्या पता चला? पता है क्या है? बताए मतलब फ़ोन हमारे पास किया, अभी हमारे फ़ोन किए, फिर आपको फ़ोन किया, बनारस से बोल रहे हैं आप जल्दी से आइए, हम यहाँ पे हैं। हॉस्पिटल का नाम क्या है? रामा सेंटर में आए। तो यहाँ रामा सेंटर में आए तो यहाँ मतलब डेड बॉडी दिखा रहे हैं। पिछले 2 माह से रेवड़ी तालाब मार्ग पर सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, परंतु शिकायतों के बावजूद नगर निगम कर्मचारी केवल फॉर्मेलिटी करके चले जा रहे हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। भेलूपुर थाने से रेवड़ी तालाब मार्ग पर पिछले 2 माह से सीवर का पानी सड़क मार्ग पर बह रहा है, जिससे सीवर के इस गंदे पानी से काफी बदबू भी आ रहा है। सड़क मार्ग पर बदबूदार पानी बहने के कारण आने जाने वाले राहगीर भी परेशान हो जा रहे हैं, तो वहीं सीवर का पानी बहने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आए दिन लोग गिर पड़ रहे हैं तथा गंदे पानी का छिट्टा उनके ऊपर पड़ जाता है। स्थानीय नागरिक संदीप ने बताया कि पिछले 2 महीने से सीवर का गंदा पानी सड़क मार्ग पर बह रहा है। नगर निगम से लोग जब शिकायत करते हैं तो नगर निगम का गाड़ी आता है और पानी खींचने के बाद चला जाता है। कुछ देर तो सही रहता है, परंतु फिर उसके बाद सीवर का पानी सड़क पर बहने लगता है। लोग आने जाने में गाड़ी लेकर गिर जा रहे हैं। इसकी कई बार शिकायत की गई, परंतु नगर निगम की गाड़ी आती है और फॉर्मेलिटी करके चली जाती है। संदीप ने कहा कि बदबू बहुत आता है, परंतु हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को रहना पड़ता है। गर्मी के दिनों में यह सीवर का पानी और भी बदबू कर रहा है। पानी से समस्या ही समस्या है। लोग सीवर के पानी से बचते हुए इधर उधर से जा रहे हैं, लोगों के ऊपर गंदा पानी भी पड़ जा रहा है। ये 2 महीने का समस्या है और आता है नगर निगम की गाड़ी आता है तो पानी खींच के चला जाता है। वही 1-2 बार ऐसा ही किया और सही फिर छोड़ के सब चलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ से? अब इसी में गाड़ी लेकर सब गिर जा रहे हैं आने जाने में। हाँ, सीवर ही पानी है। कब से निकल रहा है? 2 महीना हो गया। रोजा के लमसम से चालू हुआ है। तो आप लोगों ने शिकायत किया क्या? हाँ, बहुत लोग आए थे, एक बार फोटो खींचे। नगर निगम वाली गाड़ी आती है, बस वो 1-2 घंटा आगे पीछे पानी निकालते हैं, वहाँ गिराते हैं, पानी निकालते हैं, वहाँ गिराते हैं, बस खाली हो गया, चलेगा भी शाम तक वैसे ही। फिर तो क्या इसमें बदबू भी आ रही है पानी से? अरे बदबू तो हम लोग जान रहे कैसे है, हम लोग यहाँ पे 7 दिन में महकता है। इसमें गर्मी के दिन और बदबू कर रहा है। शुक्रवार को HDFC बैंक की नई शाखा का कछवा बाजार में जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा उद्घाटन किया गया। शुक्रवार को कछवा बाजार में HDFC बैंक की नई शाखा का दीप प्रज्वलन करके तथा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। मिर्जापुर जिलाधिकारी ने HDFC बैंक के अधिकारियों को मिर्जापुर जिले के कछवा बाजार में शाखा खोलने पर हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर बैंक के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि वर्ष 2023-24 में HDFC की कई शाखाएं खुल चुकी हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बैंक नई शाखाएं खोलने जा रहा है। जिलाधिकारी ने बैंक के उत्तरोत्तर विकास की कामना की। इस अवसर पर सर्किट हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, बाल मुकुंद, ब्लॉक प्रमुख मझवा सुरेश सिंह, वाराणसी के आराजी लाइन ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, कछवा बाजार की चेयरमैन मिताली जायसवाल, शाखा प्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा सहित संबंधित अधिकारीगण और क्षेत्रीय गणमान्य लोग उपस्थित थे। धीरे धीरे और विकास होगा तो हमें लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 3 राज्य लॉन्च खोलेंगे। छोटे व्यापारी हैं कछवा क्षेत्र के, उन्हें कितना लाभ मिलेगा? भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि हम हर तरह के लोन उनको देंगे। व्यापारियों को लोन और करेंट अकाउंट, जो करेंट अकाउंट ऐसा भी करेंट अकाउंट है तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ से पैसा जमा कर सकते हैं। BG बैंक गारंटी इशू होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है, हर चीज़ आपको। NER मैदान पर आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र अंडर 17 क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र रामनगर अंडर 17 क्रिकेट ट्रॉफी का NER ग्राउंड में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र रामनगर के MD अनुराग द्विवेदी एवं संजय चतुर्वेदी के द्वारा दोनों टीमों से हाथ मिलाकर तथा परिचय लेकर इस उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। इस अवसर पर बनारस शहर के सीनियर खिलाड़ी प्रमोद राय, घनश्याम, राकेश गुप्ता, डॉक्टर धीरज राय, उदयराज शर्मा, अपोलो आदि सीनियर एवं जूनियर खिलाड़ी उपस्थित थे। उद्घाटन की औपचारिकता के बाद मैच का शुभारंभ हुआ। NER स्पोर्ट्स स्टेडियम वर्सेस राज क्रिकेट अकेडमी पांडेपुर के बीच मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए NER की टीम ने 20 ओवर के मैच में 7 विकेट पर 198 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक रन आदर्श का 78 एवं निखिल का 63 रन था। राज स्पोर्ट्स एकेडमी पांडेपुर की तरफ से सर्वाधिक विकेट अर्पित ने 2 व आदित्य ने 2 लिए तथा 1 विकेट अमन को मिला। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी राज स्पोर्ट्स एकेडमी पांडेपुर की टीम 20 ओवर में 175 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें सर्वाधिक स्कोर अभिनव का 61 रन तथा आदित्य का 25 रन का योगदान था।
बाकी खिलाड़ी दहाई संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए। एनईआर की तरफ से सर्वाधिक विकेट हरप्रीत ने लिए 4 विकेट तथा कृष को 2 विकेट मिले। इस प्रकार एनईआर की टीम ने 23 रनों से मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राय स्पोर्ट्स की तरफ से डॉक्टर धीरज ने एनईआर के बेहतरीन खिलाड़ी रहे आदर्श को दिया। मैच के उपरांत आयोजक सचिव सरोज राय ने अतिथियों एवं खिलाड़ियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। और हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे आज हमारे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि बच्चों को फील्ड में किसी प्रकार से, गेम में किसी प्रकार से ऐसी चीज़ों में आने की आवश्यकता है। आज यहाँ पे उद्घाटन करने आए, इस अवसर पर बच्चों को क्या कहें? मैं बच्चों को बड़ा आश्वस्त हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देख करके बड़ा मुझे खुशी हुआ कि ऐसे छोटे बच्चे जो आज हमारे खेल को, क्रीड़ा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं इस पे इनको बड़ा बधाई देता हूँ और हमारी आकांक्षा कि ये लोग आगे बढ़ें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।